हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जियोग्राफी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके हमने 3 लेक्चर अभी तक कंप्लीट किए हैं। आज हम 4 लेक्चर आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियां। भारत की नदियों का विस्तार किस प्रकार है, इसको हम मैप के द्वारा बहुत अच्छे से जानेंगे और आसान भाषा में। तो दोस्तों, तो फिर हम बेसिक पॉइंटों को पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरी के बारे में। एक्सरी क्या होता है ना। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिल जाता है, तो उसे हम एक्सरी कहते हैं। उसमें देख लेते हैं कौन सी नदियां शामिल है। नर्मदा नदी, ताप्ती, मांडवी एक्सरी नदी का निर्माण करती हैं, है ना। इसको हम ज्वार नदमुख भी कहते हैं, है ना। डेल्टा के बारे में जान लेते हैं। डेल्टा क्या होता है। जहां महासागर से नदियां मिलती हैं, उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई दिशाओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं, है ना दोस्तों। उसे हम डेल्टा कहते हैं, है ना। अब इसको नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना। अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको और क्लियर हम कर लेते हैं। तो अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, है ना। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं, वो मुख्य नदी की सहायक नदियां होती हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे देखते हैं। दोस्तों, हम भारत के अपवाह तंत्र को 2 आधार पर जानेंगे। पहला होगा हिमालयी अपवाह तंत्र, है ना। दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, हम हिमालयी अपवाह तंत्र को डिस्कस करते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी 3 देशों से होकर बहती है, जिसमें चीन, भारत और पाकिस्तान, है ना। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है ना। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है ना। अब इसके बाद देखते हैं भारत का लेह शहर जो है सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंध नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 3 प्रमुख सहायक नदियां मिलती हैं, है ना। तो जिसमें है चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज नदी है ना। अब हम इन सभी नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है चेनाब नदी। ये नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के केटू दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी हैं, चंद्र और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है ना। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंध नदी से मिल जाती है। सिंध नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियां आकर मिलती हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है और पाकिस्तान की झंग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है ना। अब इसके बाद रावी नदी के बारे में देखते हैं। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान की झंग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। दोस्तों, हम बात करते हैं अब सतलज नदी के बारे में। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंध नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ना। उसके बाद आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है ना। इसके बाद चेनाब में मिलने से पहले इससे ब्यास नदी आकर मिलती है
है ना। अब ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरके में सतलज नदी से जाकर मिल जाती है ना। इसके बाद आगे हम देखते हैं हरके क्षेत्र में जो हमने ब्यास और सतलज नदी की संगम की बात की है, वहीं से देश की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक 470 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। मतलब सिंध नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां एक साथ यहाँ होकर बहती हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक जो भी नदियों के बारे में हमने डिस्कस किया है, उसमें सभी नदियां जो भारत में बहती हैं उसके बाद वो पाकिस्तान की ओर चली जाती हैं, है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यदि भारत इन नदियों का पानी रोक दे तो पाकिस्तान को तो कृषि जीवन प्रभावित होगा, है ना। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक समझौता हुआ था, उसको हम सिंध जल समझौता के नाम से जानते हैं। सिंध जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 3 पूर्वी जो नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलज, उसमें भारत का कंट्रोल होगा। उसके बाद 3 जो पश्चिमी नदियां हैं सिंध, चिनाब और झेलम, उसमें पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। यानी कि रेशियो इसका होगा 40 और 60% पानी 3 नदियों का यूज किया जाएगा, है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे भारत की गंगा नदी तंत्र के बारे में। ये काफ़ी टिपिकल है, इसलिए आपको सरल भाषा में मैपिंग के थ्रू आपको समझना होगा, है ना। ये दोस्तों फिर हम गंगा नदी तंत्र को समझते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है। दोस्तों अब इसका हम उद्गम स्थल को देख लेते हैं। तो सतोपथ हिमानी से निकलती अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसका नाम संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी हमने एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया है कि देवप्रयाग के बारे में। दोस्तों जिस प्रकार देवप्रयाग है, उसी प्रकार 4 और अन्य प्रयाग है। प्रयाग को ही संगम स्थल कहा जाता है। तो अन्य प्रयागों को हम देख लेते हैं। दोस्तों अलकनंदा और धौली गंगा जिस स्थान पर मिलती हैं उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों नंदाकिनी नदी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती हैं उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद है पिंडारी नदी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं, है ना। इसके बाद है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा, है ना, जिस स्थान पर मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। और दोस्तों हमने अभी देवप्रयाग के बारे में डिस्कस कर लिया है ना। के बाद केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अब इस गंगा नदी तंत्र के प्रवाह तंत्र को हम देख लेते हैं, किन राज्यों से होकर बहती है। दोस्तों उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल की फरक्का पर ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। पहली होती है हुगली जो कि दक्षिण की ओर चली जाती है ना। उसके बाद मुख्य धारा के रूप में भागीरथी आगे की ओर बढ़ती है। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ना, से मिलकर संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है। तो अंत में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब दोस्तों हम गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, है ना। तो उसमें शामिल है यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा जिसे सरयू के नाम से जानते हैं, गंडक और रामगंगा। अब हम एक एक करके इनकी
विशेषता के बारे में देख लेते हैं। तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी से आकर मिल जाती है ना। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। यमुना की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जिसमें शामिल है प्रमुख शामिल नदी चंबल, बेतवा और केन। अन्य भी सहायक नदियां उसको भी हम जानेंगे, है ना। उसके बाद हम इसी में बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र में जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग से बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश की इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है ना। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहीं पर बेतवा नदी के बारे में। मध्य प्रदेश के भोपाल से निकली है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था, है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कोसी नदी के बारे में। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्रायः अपने मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाले बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दामोदर नदी के बारे में। झारखंड के छोटा नाग पठार से निकलकर पश्चिम में बहते हुए यह हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं गोमती नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलर झील भी कहा जाता है। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है। इसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। अब दोस्तों सोन नदी के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा से मिल जाती है ना। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, इसका प्राचीन नाम है। और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है ना। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से आकर मिलती है और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से आकर मिलती है। इस जो हमने ये आपको फोटो में दिखाया है, इसको आप ध्यान से देखना और यहाँ से आप के सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, है ना। जैसे गंगा के बाएं तट से मिलती है गोमती, गंडक, घाघरा और कोशी है। इसके बाद बाएं तट पर यमुना, सोन और टोंस, है ना। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है ना। तो हम गंगा नदी तंत्र को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, जिसमें बाएं तट पर कौन सी आकर नदी मिलती हैं और दाएं तट पर कौन सी नदी आकर मिलती हैं। उसके बाद यमुना नदी की सहायक कौन सी नदी है ना, इसको जानेंगे। अभी कुछ हमने प्रमुख नदियों के बारे में पीछे स्टडी किया है ना। अब हम विस्तार से इसको देखते हैं। तो गंगा नदी की हम बात करते हैं, जिसमें गंगा नदी की सहायक नदी हैं रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोशी और महानदी। ये सभी नदियां गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, है ना। और उसके बाद दाएं तट पर कौन सी नदी आकर मिलती हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो कि बाएं तट से आकर मिलती है, यमुना नदी है। उसके बाद
टोंस, करनासा, सोन और पुनपुन गंगाएं, है ना, ये सभी बाएं तट से आकर मिलती हैं। उसके बाद हम यमुना की सहायक नदियों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी है। चंबल नदी इंदौर से निकलती है और उसके बाद इटावा में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद है सिंध नदी, है ना, यमुना की सहायक नदी। उसके बाद बेतवा नदी जो कि हमीरपुर में यमुना नदी से जाकर मिलती है और मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके बाद केन नदी की बात करते हैं। केन नदी बांदा में, यूपी के बांदा में यमुना नदी से जाकर मिलती है ना। इसी प्रकार ये हमने गंगा नदी तंत्र को डिस्कस किया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आप इस फोटो को आप ध्यान से देखना और सभी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।